नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी आप में से बहुत सारे लोग जो है ग्रेड सेकंड की तैयारी में लगे हुए होंगे। शिक्षक ग्रेड सेकंड की तैयारी कैसे करें कि निश्चित रूप से हम सफल हो ही जाएं। जैसा कि आपने कई बार सोचा होगा, महसूस किया होगा कि हमारा तैयारी का तरीका क्या हो, किस पैटर्न से हम अपनी तैयारी को करें कि हमें सफलता मिल ही जाए। और उसके लिए कई बार हम कई अपने साथियों से और दूसरे लोगों से या कई टीचर से भी पूछते रहते हैं कि हमारा तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, खास तौर पर अलग अलग व्यक्तियों का अगर हम सोचें तो अलग अलग तरीका होता तैयारी का। सब लोगों पर एक ही तरीका लागू नहीं होता। लेकिन यदि आप लोग किसी एक तरीके को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और फिर उस तरीके के विशेष रूप से उपयोग के साथ ही प्रत्येक पहलू पर ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को बरकरार रखते हैं, तो कोई भी तरीका हमें सफल बना सकता है, बशर्ते वो हमारे अनुकूल हो। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही एक खास विचार को प्रकट करना चाह रहा हूं, जो लगभग सभी लोगों के ऊपर, विशेषकर सामान्य विद्यार्थियों के ऊपर लागू होगा। और सभी विद्यार्थी अगर उस तरीके से प्रयास करेंगे तो सुनिश्चित रूप से वो सफलता तक पहुंच जाएंगे। हमारा ध्येय यही होता है दोस्तों कि हम कम से कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमें मिलें, ताकि हम सुनिश्चित रूप से इस सफलता को प्राप्त कर लें। यहाँ पर आज हम बात करेंगे लगभग 6 महीने में कैसे तैयारी हो सकती है ग्रेड सेकंड की बहुत आसानी से, और 100% हमारा चयन उससे हो सकता है, चयन की पूरी पूरी संभावना बनती है। इसको लेकर के अभी दोस्तों नवंबर का महीना शुरू हुआ है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक आप वैकेंसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, चुनावी समय है इस वजह से। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने ऐसे हमारे सामने हैं जिसमें कोई वैकेंसी हमारे सामने संभवतया नहीं होगी। उसके बाद में वैकेंसी का आना लगभग तय है, और वैकेंसी आने के बाद में कम से कम 2-3 महीने का समय एग्जाम में लग ही जाता है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर 180 दिन की एक सामान्य प्लानिंग को लेकर के बात करने वाले हैं कि 180 दिन को हम कैसे मैनेज करें कि आने वाली ग्रेड सेकंड की एग्ज़ाम के बाद हम चयन के योग्य हो जाएं या हमारा चयन उसमें हो ही जाए, हम ग्रेड सेकंड शिक्षक या वरिष्ठ अध्यापक अध्यापिकाएं बन जाएं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें ज़रूरत होती है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है और उस पाठ्यक्रम में क्या क्या हमें पूछा जाता है, किस तरह से हम कौन सी विषय वस्तु पर कितना समय दें कि हम अच्छे से उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर पाएं और अच्छे रिजल्ट तक हम पहुंच पाएं। इसी को लेकर के कुछ खास खास मुद्दों पर या बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये ध्यान हो कि हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारी जो परीक्षा ग्रेड सेकंड की, उस परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, इसको जानने के लिए हमें हमारे पुराने पेपर्स को देखना होता है। जितने भी पेपर अब तक हुए ग्रेड सेकंड के लिए, उन पेपरों से हमें प्रश्नों के लेवल का पता लग जाता है और कौन से क्षेत्र से कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उसका भी आइडिया हो जाता है। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो कुछ बताने जा रहा हूं, वो उन अनुभवों के आधार पर ही है जो कि पिछली परीक्षाओं के पेपर्स मैंने देखे हैं, और देखने के बाद में एक विश्लेषण के माध्यम से ये जाना है कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा हमें वेटेज देना चाहिए, किसको कितना समय देना चाहिए, और किस तरह से हम एक अच्छे परिणाम तक पहुंच सकते हैं, सफल विद्यार्थी हो सकते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को लेकर के, और फिर उसी के साथ में इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड सेकंड परीक्षा योजना। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें परीक्षा योजना का आइडिया हो कि इसकी परीक्षा योजना क्या होती है।
परीक्षा योजना की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि ग्रेड सेकंड में कुल 2 पेपर होते हैं। ये आपको अच्छे से पता सभी को कि इसके अंदर टोटल कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। और ये जो 2 पेपर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और इनमें क्या क्या हमें पूछा जाता है। तो ये जो 2 पेपर होते हैं जिसमें एक होता है प्रथम प्रश्न पत्र और एक होता है द्वितीय प्रश्न पत्र। ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है दोस्तों, इस प्रथम प्रश्न पत्र में हमें सामान्य ज्ञान प्लस मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान और मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, उसमें हमारा विषय प्लस शिक्षण विधियां, इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी आपको अच्छे से पता है कि सामान्य ज्ञान और मनोविज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र में आता है, विषय प्लस शिक्षण विधियां द्वितीय प्रश्न पत्र में आते हैं। हमें ये भी आइडिया होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा सामान्य ज्ञान और मनोविज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें कुल जो है आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 100 प्रश्न। और ये जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है, इसलिए 100 × 2 बराबर 200 अंक का ये पेपर होता है। यानी कि हमारा प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो कितने अंक का होता है, टोटल 200 अंक का होता है। 100 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, टोटल 200 का होता है। इधर द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न हमें पूछे जाते हैं और ये भी 2-2 अंक के होते हैं। तो 150 × 2 बराबर 300 अंक का ये पेपर होता है। तो ये हमें सबसे पहले अच्छे से पता होना चाहिए। ये सामान्य जानकारियां हैं बिल्कुल, जो आप सबको पता भी है। अब दोस्तों बात आती है कि ये तो हो गया हमारा सामान्य परीक्षा से संबंधित योजना कार्यक्रम की इसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट आता दोस्तों कि सामान्य ज्ञान और मनोविज्ञान में जो 100 प्रश्न आते हैं 200 अंक के, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार से विषय जो है वो विषय अपना होता है, किसी का SST है, किसी का हिंदी है, किसी का मैथ्स है, किसी का साइंस है, तो उसका अपना सब्जेक्ट का सिलेबस होता है और साथ में इसमें शिक्षण विधियों के प्रश्न भी आते हैं। यहाँ पर ये बात और आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए दोस्तों कि जो सामान्य ज्ञान और मनोविज्ञान के 100 प्रश्न आते हैं, इसमें से सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की यदि हम बात करें तो ये 80 प्रश्न आते हैं और मनोविज्ञान की बात करें तो 20 प्रश्न आते हैं। ऐसे टोटल करके यहाँ पर कितने प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं। इसी तरह से इधर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हमारा जो विषय होता है इसके जो है हमें प्रश्न पूछे जाते हैं 130 और इधर जो हमारा शिक्षण विधियों वाला पार्ट होता है इसमें पूछे जाते हैं टोटल 20 प्रश्न। तो ऐसे करके 130 और 20 मिलाकर के कितने होते हैं, 150 होते हैं। ये भी एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या आइडिया हो, नेक्स्ट हमें क्या पता हो। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र, इस प्रथम प्रश्न पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं के लिए पाठ्यक्रम, यानी इसके लिए क्या क्या पाठ्यक्रम है, इसका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। सामान्य रूप से आप सभी को इसका पता भी होगा, फिर भी एक बार हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या विषय पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय होते हैं, इनको लेकर के जो है हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए राजस्थान
भूगोल, राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, इन तीनों से संबंधित यानी राजस्थान, भारत और विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। यानी कि इन तीनों से मिलाकर के भूगोल के प्रश्न आते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान साहित्य, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ये भी हमारा एक बड़ा पार्ट होता है। तीसरे नंबर पर हम यहाँ बात करें तो इसमें दोस्तों हमें भारत व राजस्थान राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत व राजस्थान अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये हमारे जीके का मूल पार्ट है। जो हमारा सामान्य ज्ञान होता है इसके मूल बिंदु ये हैं जिनको लेकर के आप लोगों को बहुत अधिक मन से, पूरी सावधानी से तैयारी करने की ज़रूरत होती है। इसमें भी एक अंदाजे से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग कितने प्रश्न जो है यहाँ से इन तीनों अलग अलग क्षेत्रों से हमें पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, इन तीनों को मिलाकर के यदि हम बात करें तो एक अच्छा वेटेज होता है। और ये मान के चलिए इन तीनों से मिलाकर के लगभग 20 प्लस प्रश्न, लगभग 20 प्लस प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। 20 प्लस प्रश्न तो यहाँ से आने तय हैं, ठीक है, तीनों से मिलाकर। इसी प्रकार से राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान साहित्य, इससे संबंधित प्रश्नों की संख्या भी आपके 20 प्लस लगभग रहती है। 20 से कम नहीं होंगे, बाकी ज़्यादा ही आते हैं। इसके बाद में राजस्थान व भारत की राज व्यवस्था से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपके हैं। भारत व राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR जिसको आप बोलते हैं, उससे संबंधित है। तो इससे संबंधित आने वाले जो प्रश्नों की संख्या है वो भी लगभग आपके इसमें टोटल रहती है 15 प्लस की। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो हमारे लगभग जो है 20, 20, 40, 50 और 5, 55 प्लस प्रश्न जो है यहाँ तक के हमें निश्चित रूप से पूछे जाने हैं। और ये मिनिमम संख्या मैंने लिखी है। मिनिमम संख्या का मतलब है यहाँ पर इसमें भी 1-2 प्रश्न बढ़ सकते हैं, इसमें भी बढ़ सकते हैं, इसमें भी बढ़ सकते हैं, पर ये तय सा है। तो लगभग यहाँ पर इन सबका मिलाकर के कितने प्रश्न हमारे पास में हो जाते हैं? लगभग 55 प्लस प्रश्न हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, हमारे जो टोटल 100 प्रश्न आने वाले हैं उनमें से। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा पार्ट होता है इसमें 4th नंबर पर, और वो 4th नंबर का पार्ट आपके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है, समसामयिकी। आजकल पिछली परीक्षाओं के आधार पर यदि हम देखें तो समसामयिकी घटनाक्रम से संबंधित जो प्रश्न है इनकी भी अच्छी खासी संख्या होती है। और इससे आप लोगों को लगभग ये मान के चलिए कि 15 प्लस प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। कितने? 15 प्लस प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और 15 प्लस प्रश्न पूछने के बाद में एक हमारे इसमें देखिए 5वें नंबर पर जो अन्य जानकारियां, दोस्तों ये हमारे पाठ्यक्रम में कहीं भी इनके बारे में सीधा सीधा भले लिखा हुआ नहीं है। हमें लगता है कि यहाँ पर ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, लेकिन जो अन्य जानकारियां हैं जिनका संबंध जीके से ही होता है,
सामान्य ज्ञान से होता है, उनके टॉपिक को लेकर के भले इसमें लिखा हुआ कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो प्रश्न भी हमें पूछ लिए जाते हैं। और यहां तक हमारे 55 प्लस 15 बराबर कितने प्रश्न हो जाते हैं? लगभग 70 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में लगभग ये मान के चलिए दोस्तों 8 प्लस प्रश्न, 8 से ज्यादा प्रश्न जो है आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे करके लगभग इन दोनों के बारे में हम बात करें तो लगभग कितने प्रश्न हमारे यहाँ पर हो जाते हैं? 15 और 8 लगभग 23 प्लस प्रश्न हो जाते हैं। कुल मिलाकर के हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो विषय वस्तु की बात हमने की है, इसमें से टोटल अपने को जो है कितने प्रश्न हो गए हमारे? 78 प्लस, यानी कि टोटल 80 प्रश्न हमें पूछे जाने हैं। हमने 78 प्लस ही क्यों किया? क्योंकि मैंने हर में प्लस लगाया, उसका मतलब किसी में उससे ज्यादा हो सकते हैं, किसी में हमने 20 लिखा तो वहाँ 22 हो सकते हैं, 21 दो जगह हो सकते हैं, जहाँ 15 लिखा वहाँ 16 हो सकते हैं, यहाँ पर हमने 8 लिखा वहाँ 9 हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने टोटल कितने आने हैं? 80 प्रश्न आने हैं। पर ये मैंने जो संख्या लिखी है कम से कम लिखी है, उसके अनुसार हमारा कितना रेशियो आ रहा है? 78 का आ रहा है। और अब इसके बाद में दोस्तों छठा पार्ट इसके अंदर जो होता है वो होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो पार्ट होता है इसमें से टोटल आपके जो प्रश्न आते हैं दोस्तों वो आते हैं फिक्स 20 प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं। इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, बिल्कुल 20 ही प्रश्न आपको पूछेंगे। और ऐसे करके हमारा जो टोटल होगा पेपर का वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 प्रश्न का हो जाएगा। तो एक तो ये हमें ध्यान में रहे मोटे तौर पर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना होगा कि आजकल या वर्तमान समय में ऐसा नियम बन गया है कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में ही पास होना जरूरी है। यदि आपके फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे नंबर आए और सेकंड पेपर में आप पास भी नहीं हो रहे और दोनों का टोटल मिलाकर के आपका मेरिट में स्थान आ रहा, तो भी आपका चयन नहीं होगा, क्योंकि दोनों पेपरों में पासिंग मार्क लाना अनिवार्य है। सेकंड पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाता है, उसमें आपके बहुत अच्छे अंक आ जाते हैं, और फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपके कम अंक होते हैं, पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं, तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए 40% नंबर तो हमें दोनों पेपर में कम से कम लाने ही लाने हैं। इसका मतलब हमें दोनों पेपरों की पूरी अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, अच्छी स्टडी करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित कहाँ से कैसे प्रश्न आने उनका आइडिया अपने को हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों कि हम फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, उसके लिए कितना वक्त दें, फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए कितना वक्त दें। तो इसको लेकर के हमारे मस्तिष्क में ये विचार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बात करते हैं एक बार यहाँ से वापस कि मान लो हमारा पेपर कौन सा है, यहाँ पर हमारा पेपर यहाँ पर जो है फर्स्ट पेपर है। इसमें पहला पार्ट हमने देखा राजस्थान भूगोल, भारत भूगोल, विश्व भूगोल, 20 प्लस प्रश्न इसमें आने हैं। तो आप देखिए हमारा टोटल जो हमारा समय, उसमें से हमें कितना समय इनको देने की जरूरत है। दोस्तों जिस तरह से हम 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो प्रतिदिन हर व्यक्ति एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर नहीं पढ़ सकता, बल्कि वो टारगेट बना करके पढ़ सकता है। हम कई बार, जैसे पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया कि भाई आपको जो इतने इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, लेकिन काफ़ी लड़कों से, काफ़ी स्टूडेंट से बात करने के बाद में ये पता चला कि टाइम टेबल बना करके जितना बेहतर स्टडी व्यक्ति नहीं कर सकता, उससे बेहतर वो टारगेट बनाकर कर सकता है। तो आप लोगों को टारगेट बनाना चाहिए, और टारगेट जो बनाए, जैसे मान लीजिए इन तीनों के लिए आपने टारगेट बना लिया कि मुझे जो है 20 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 20 दिन के अंदर हर हाल में इन तीनों सब्जेक्टों की विषय वस्तु को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला टारगेट आपने बनाया इनके लिए कि अब इनमें भी काफी बड़ा मैटर होता है, काफी चीजें होती है, इसमें इतिहास बहुत बड़ा है, कला संस्कृति का भी बहुत बड़ा है, साहित्य भी काफी कुछ है। तो ऐसी स्थिति में मान लो आपने इसके लिए तय कर लिया कि मुझे 25 दिन में जो है इसकी विषय वस्तु को एकदम कंप्लीट करना है, ये टारगेट आपने तय कर लिया। अब 20 दिन या 25 दिन हमने तय किया, लेकिन उसमें कितने घंटे आप पढ़ते हैं ये डिपेंड करता है आपकी बुद्धि लब्धि पे। कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो 20 दिन में 4-4 घंटे रोजाना पढ़कर के भी कंप्लीट कर सकता है, कोई 6-6 घंटे पढ़कर करता है, कोई 8-8 घंटे पढ़कर करता है। वो उसके
खुद के सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है, पर उसको ये तय करना जरूरी है कि कम से कम इतने दिनों में मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। और जो विषय वस्तु आपकी है उस विषय वस्तु के भार के आधार पर मैं ये मानता हूं कि 20 दिन में इसको आप टारगेट करके कंप्लीट कर सकते हैं, 25 दिन में इसको टारगेट करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ये वाली जो विषय वस्तु है, इस वाली विषय वस्तु के लिए लगभग आप 15 दिन अगर रखते हैं तो 15 दिन की टारगेट से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से टोटल हमारे इन तीनों पार्टों के लिए हमारा समय कितना हो गया? हमारा समय हो गया 60 दिन। कितना हो गया? 20 और 25 और 15 मिला के कितना हो गया? 60 दिन का समय हमारा हो गया। मतलब 60 दिन के समय में हम दोस्तों कंप्लीट कर सकते हैं इस पार्ट को, यानी कि 2 माह में। ये टारगेट बना के चलना पड़ेगा आपको कि 2 महीने में मुझे इस विषय वस्तु को एकदम कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के लिए यदि हम बात करें दोस्तों तो समसामयिक ऐसा मुद्दा है कि नियमित रूप से आपको समाचार पत्र पढ़ते रहना चाहिए, नियमित रूप से जो घटनाएं उनको लिखते रहना चाहिए, और जब भी वक्त मिले उस समय मनोरंजन के तौर पे इनको देखते रहना चाहिए, जिससे कि आप इसको आसानी से कर पाएं। तो इसके लिए आप जो है प्रतिदिन समय तय कर लें, कुछ भी घंटा आधा घंटा, और प्रतिदिन आप इसको पढ़ते रहें, बहुत जरूरी है। अन्य जानकारियों में दोस्तों बहुत सारी वो जानकारियां, जैसे उदाहरण के तौर पर यूं मान के चलिए कि साइंस में कुछ विशेष हो रहा है, आपके पाठ्यक्रम में साइंस कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन साइंस में कोई विशेष हो गया, उससे संबंधित कोई प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसका मतलब इसके अलावा जैसे हमारे देश में बड़ा क्या है, छोटा क्या है, ऊंचा क्या है, नीचा क्या है, कई तरह के जो पद हैं उन पदों से संबंधित कोई प्रश्न आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका पाठ्यक्रम में उल्लेख भले ही नहीं है, पर वहां से भी तो ऐसी चीजों को भी हमें अपने जनरल अवेयरनेस के आधार पर देखते रहना चाहिए, या हमारे सामान्य ज्ञान के आधार पर उनको पढ़ते रहना चाहिए। तो इसके लिए भी आप जो है प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ मैगजीन आदि पढ़ते रहें, जितना भी समय मिले उसके लिए आप इसका लगाते रहें। शिक्षा मनोविज्ञान की यदि हम बात करें दोस्तों तो सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम जो है वो इतना बड़ा है कि यदि 15 दिन के लिए आपने इसको टारगेट कर लिया तो 15 दिन में आप इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट हो कि हम एवरेज 3-4 घंटे इस विषय को दें और बहुत अच्छे से इसको समझें। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात ये आती है कि लगभग 60 दिन हमने उधर देखे और 15 दिन इधर, ऐसे करके दोस्तों दोनों को मिलाकर के लगभग 75 डेज में, यानी कि 75 दिन में हम हमारे प्रथम प्रश्न पत्र को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसको काफी अच्छा हम तैयार कर सकते हैं। कितने दिन में? 75 डेज में। और ये 75 डेज आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट पेपर के लिए लगाने की जरूरत है। अब बात आती है दोस्तों हमारे पेपर सेकंड की, क्योंकि हमें पेपर सेकंड भी देना है और हमने 180 दिन का जो विचार किया उसमें से हमारे 75 डेज इसमें चले गए। अब बात सेकंड पेपर की आती है, तो सेकंड पेपर में द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें क्या करना चाहिए? द्वितीय प्रश्न पत्र में हमारे सामने 2 चीजें हैं दोस्तों। एक नंबर पर हमारे पास में हमारा विषय है और 2 नंबर पर हमारी शिक्षण विधियां हैं। 1 नंबर पर विषय है, 2 नंबर पर हमारी शिक्षण विधियां हैं। अब देखो जो विषय है हमारा, उस विषय के अंदर हमारे पास में बहुत सारे विषय होते हैं। किसी के मैथ्स है, ठीक है, किसी के साइंस है, किसी के एसएसटी है, किसी के हिंदी है, मतलब सबके अलग अलग विषय हैं। इसके अलावा इंग्लिश है, संस्कृत है, सब विषय हैं। अब ये जो आपके विषय हैं सारे के सारे, उन विषयों के अंदर जैसे किसी के संस्कृत है और किसी के इंग्लिश है, ये सारे विषय हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, सारे विषय हैं। और ये दूसरे नंबर पर हमारा जो है शिक्षण विधियां हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे लिए विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला पेपर महत्वपूर्ण है। फर्स्ट जो प्रश्न पत्र हमारा वो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ये सेकंड वाला भी है। हमें अपने विषय के अंदर वैसे काफी महारत होती है, क्योंकि कोई भी विषय हम क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। ग्रेजुएशन में क्यों पढ़ा है? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विषय होता है ना, वो तो सबका अपना प्रिय होता है।
ऐसी स्थिति में उसको व्यक्ति काफी हद तक तो पहले से ही जानता है और फिर उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करने पर वो अच्छे से उसको कर सकता है। मेरा ये मानना है दोस्तों कि मैथ्स में भी 2-3 पार्ट होते हैं आपका। इसके अंदर जो है रेखा गणित भी होगा, बीजगणित भी होगा, अंकगणित भी होगा, त्रिकोणमिति भी होगा, इस तरह से अलग अलग पार्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है सेकेंडरी लेवल का, हायर सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का होता है, उस आधार पे भी आप देख सकते हैं। साइंस के अंदर भी वही बात है आपका, साइंस के अंदर केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स भी होगा, बायो भी होगा, वही सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और जो ग्रेजुएशन लेवल का इसमें आएगा। इसी तरह से एसएसटी के अंदर भी, एसएसटी में तो 7-8 सब्जेक्ट होते हैं आपके, जो है जियोग्राफी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, आपकी इकोनॉमिक्स भी होगा, आपके पब्लिक एड भी होगा, सोशियोलॉजी भी होगा, है, पॉलिटिकल साइंस भी होगा, है, इसी तरह से आपकी जो फिलोसॉफी भी होगा। तो 7-8 सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। इसी तरह से हिंदी के अंदर भी आपके अलग अलग पार्ट होते हैं आपके, इसमें ग्रामेटिकल पार्ट भी होगा आपके, इसके अंदर जो है आपके साहित्य से जुड़ा हुआ पार्ट भी होगा, साहित्य में भी आपके काव्य शास्त्र भी होगा। तो कहने का मतलब इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वही आपका सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के लेवल का होगा। संस्कृत के अंदर भी सेम वही, हिंदी जैसी और इंग्लिश में भी सेम वही स्थितियां हैं। दोस्तों इन सबको लेकर के हमें पार्टों में डिवाइड करना चाहिए और पार्टों में डिवाइड करते समय ये देखने की जरूरत है कि हम कैसे करें। जैसे हम मैथ्स में कर रहे हैं तो मैथ्स के 3-4 पार्ट जो भी है आपको अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित के रूप में क्या करना है उसके 3-4 पार्ट बना लें और पार्ट बना करके आप अपनी सोच के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप किस में कितना समय देकर बेहतर कर सकते हैं वो टारगेट करें। इसी तरह से जैसे साइंस है उसमें भी ऐसे ही आपको फिजिक्स में कितना टाइम देना है, बायो में कितना देना है, केमिस्ट्री में कितना देना है। एसएसटी के अंदर आपके जो है 2-2 विषयों के आप समूह बना के 3 ग्रुप बना लें। जैसे कि भूगोल और इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु में काफ़ी कुछ समानताएं होती है तो एक ग्रुप बना लें। आपकी इसी प्रकार से पॉलिटी और पब्लिक एड के अंदर एक जैसी होती है तो उसका एक ग्रुप बना लें। आप जो है सोशियोलॉजी और फिलोसॉफी का एक ग्रुप बना लें, हिस्ट्री को अलग से आप उसमें देख लें। तो ऐसे करके 2-2 विषयों का आपको ग्रुप बना लेना चाहिए और फिर उसके बाद में उनको टारगेट करना चाहिए कि मुझे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है लगभग इतने दिन में पूरा करना है। दोस्तों इस विषय के लिए आपको क्या करना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है आपको अपने पूरे विषय के लिए कम से कम 60 दिन का समय टारगेट करना चाहिए। कम से कम कितना, 60 दिन का समय। 60 दिन का मतलब 2 महीने आपको पूरा फोकस करना है इसके लिए, 2 महीने का समय पूरा इस पे फोकस करते हुए लगाना है। और इधर आती है बात शिक्षण विधियों की। अच्छा यहां से कितने प्रश्न आएंगे हम पहले देख ही चुके हैं, 130 प्रश्न आने। शिक्षण विधियों की बात आती है, शिक्षण विधियों में 20 प्रश्न आपके लिए आएंगे। इसके लिए कम से कम आपको जो है कितने दिन टारगेट करना चाहिए, इसके लिए आपको कम से कम टारगेट करना चाहिए 15 दिन। आपको कई लोगों को ये लगता है कि शिक्षण विधियां जो है उसमें तो कुछ भी नहीं है, 2 दिन पढ़ के चले जाएंगे तो कर लेंगे, लेकिन दोस्तों एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। आपको 20 में से 10 प्रश्न आते हैं और ये सोच के चलेंगे कि 10 तो अपन वैसे भी कर देंगे मेथड के और इतने तो ईजी आते हैं उसमें, लेकिन जो 10 है वो महत्वपूर्ण नहीं है जो आप कर रहे हैं, महत्वपूर्ण वो जो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो आ रहे हैं वो तो सबको आएंगे, आपके अलावा दूसरे स्टूडेंट को भी आएंगे वो तो मेरिट जो है आपकी उनके बराबर चली जाएगी। लेकिन अगर उनसे आगे निकलना तो जो नहीं आ रहे उनको आपको फोकस करना है। और मेथड ही वो सब्जेक्ट आपके सेकंड पेपर में जो आपको अन्य लोगों से आगे ले जा सकता है, अन्य लोगों से आगे, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बाकी को नहीं आ रहे और वो आपने बेहतर कर लिए तो आपको आएंगे, तो आप निश्चित रूप से उनसे आगे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों विषय के अंदर आपका जो सेकंड पेपर है उसके अंदर आपको लगभग कितने दिन का, 75 डेज यानी कि 75 दिन का टारगेट इसमें भी बनाना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर देखो, आप एक बात आपने देखी होगी कि हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र, उसके लिए हमने टोटल कितने दिन का टारगेट लिया था, 75 डेज, 75 दिन का। और द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें भी कितना टारगेट हमने ले लिया, द्वितीय प्रश्न पत्र उसमें भी हमने टारगेट ले लिया कितना, 75 डेज का, 75 दिन का। अब बहुत से लोगों के मन में आएगा कि दोनों में तो अंतर है, प्रथम प्रश्न पत्र में तो कम प्रश्न आएंगे, इसमें ज्यादा आएंगे, तो इसमें भी 75 क्यों लिया? अरे इसलिए लिया कि इसमें विषय अपना होता है, पहली बात तो। दूसरी बात, फर्स्ट पेपर के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट ज्यादा है ना, उसके अंदर भूगोल भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, कला संस्कृति भी है, मनोविज्ञान भी है, उसके अंदर जो है पॉलिटी भी है। तो वहां वो अलग अलग होने की वजह से, अलग अलग विषय होने की वजह से वहां की स्थितियां कुछ अलग प्रकार की है, वहां पर आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा पूरे विषय को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको 75 दिन का टारगेट ये करना चाहिए। दोस्तों इस तरह से हमारा टोटल टाइम कितना हो गया,
टोटल टाइम हमारे पास में हो गया 150 दिन का। और 150 दिन का मतलब हम समझ सकते हैं कि एक महीने में 30 दिन के हिसाब से हमारा 5 महीने का समय इसमें खर्च होता है। 5 माह का समय हमने अगर इसमें लगा दिया तो मान के चलिए दोस्तों, हम बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। यानी 80 से लेकर के 90% तक हमारी तैयारी हो जाएगी, हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों, लास्ट का एक महीना हमारे पास में बचा, उसमें क्या करना है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो है इस तरह का समय दिया अढ़ाई महीने का, कि 2.5 महीने हमने फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से फोकस किया, 2.5 महीने हमने सेकंड पेपर को। अब एक महीना जो बचा है उसमें हमें दोनों पेपर को एक साथ लेके चलना है। दोनों पेपर एक साथ लेकर चलना है। अगर दोनों पेपर हमें एक साथ लेकर चलेंगे तो ये जो हमारा समय होगा ना, दोनों पेपर एक साथ लेकर चलने का, उसमें हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। और 30 दिन पर्याप्त होते हैं दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, उसके बाद में रिवीजन करने की। ये दोनों पेपर एक साथ लेकर के चलें, इसमें आपको नियमित रूप से क्या करना है, प्रत्येक 3 दिन में एक मॉडल पेपर भी आपको हल करना है। एक मॉडल पेपर हल करना है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक 3 दिन में दोनों सब्जेक्टों को लेकर चलेंगे तब, यानी दोनों पेपर को लेकर चलेंगे तब प्रत्येक 3 दिन में हमें एक मॉडल पेपर भी देखना है। तो टोटल कितने मॉडल पेपर हो जाएंगे आपके, 10 पेपर आप कर चुके होंगे एक महीने में, जो कि आपकी तैयारी जो है उसको धार भी देंगे और आपको पता भी चलेगा हाँ मेरी तैयारी किस प्रकार की है, किस तरह से मैं बेहतर रिजल्ट लाने की स्थिति में हूँ या नहीं हूँ। और एक दोस्तों, ये जो समय है, इस समय के अंदर आपको जो है क्या करना है, विषय वस्तु को नियमित रूप से देखना है। विषय वस्तु नियमित रूप से देखना है, और देखने का जो टारगेट है वो भी आपका ये हो कि 30 दिन में कंप्लीट हो जाए, दिन में पूर्ण हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई आधी विषय वस्तु देखिए आधी नहीं, 30 दिन में हमारी विषय वस्तु पूर्ण रूप से हम देख लें, क्योंकि धीरे धीरे हमने समय दे करके टारगेट बना करके दोनों पेपर को अच्छे से पढ़ लिया जब लगभग 5 महीने में, तो अब हमें रिवाइज करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और दोस्तों, इस तरह से यदि आपने दोनों पेपर को बहुत अच्छे से फोकस करते हुए लास्ट महीने में रिवीजन कर लिया, तो अब आप तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। और न सिर्फ परीक्षा देने के लिए तैयार है, बल्कि आप तैयार हैं एक अच्छे रिजल्ट के लिए और बहुत बेहतर अंकों से सफल होने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज जो बातचीत हमने की है वो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसी तरह से आप अपने दोनों पेपर को टारगेट बना करके अगर करते हैं तो आप सफलता तक पहुंच जाएंगे। इसमें समय को लेकर के भी आपके सवाल हो सकते हैं कि इसमें कितना समय कितना देना हमें प्रतिदिन, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी समझ पर। कोई व्यक्ति 8 घंटे रोज पढ़ करके टारगेट पूरा कर पाएगा, तो कोई 6 घंटे में कर लेगा। आपको टारगेट ध्यान में रखना है, समय ध्यान में नहीं रखना। बस कि जैसे हमने टारगेट बना लिया 20 दिन में ये करना है राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, तो 20 दिन में होना ही चाहिए वो, भले हमें 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटा पढ़ना पड़े, और ये टारगेट आपने बना लिया तो आप उसको समय पर पूरा कर भी पाएंगे और अच्छे रिजल्ट की स्थिति में होंगे। तो दोस्तों, ये थी एक सामान्य सी जानकारी सामान्य विद्यार्थी के लिए। आपके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होती है आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताना, और फिर कोई नई जानकारी होगी आपके लिए उपयोगी होगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।